चलिए जी, इसको देखते जाना है। ठीक है, कहीं बंद ना हो, अगर बंद होगा तो आप लोग की गलती रहेगी। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का विषय। आज क्या रखा जाए विषय में, बताइए। आप लोगों को कोई प्रश्न है बताइए, नहीं तो अपने तरफ से मैं प्रारंभ करता हूँ। आज हम मुहूर्त पहले अध्ययन करेंगे कुछ, उसके बाद फलादेश की ओर चलेंगे। क्योंकि मुहूर्त बहुत ही पीछे है। इससे पहले में मुहूर्त हो गया था कहाँ तक? प्रसूति का स्नान हो गया था। कहाँ तक हुआ था बता दीजिए एक बार। गर्भाधान हो गया था। अच्छा, केवल गर्भाधान ही हुआ था, प्रसूति का स्नान बचा हुआ है। कल आपका निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा शुक्ला जी, नहीं आपके बैच का नहीं था, दूसरे बैच का था, इसलिए निमंत्रण नहीं मिल पाया। 2 दिन की जन्माष्टमी है, 15 तारीख और 16 तारीख को। वृंदावन में 16 तारीख को मना रहे हैं। यदि किसी को अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी मनाते हो, अर्थात जिस दिन अष्टमी रात्रि में 12 बजे अर्थात मध्य रात्रि में जिस दिन अष्टमी होता है उस दिन ही बहुत लोग मनाते हैं, वो 15 तारीख को। कहीं कहीं कुछ पंचांग ऐसे हैं जैसे दिवाकर पंचांग, आदित्य पंचांग, मार्तंड पंचांग, ये सब एक ही पंचांग है। इन पंचांगों में 2 दिन का है। 15 तारीख को गृहस्थियों के लिए है और 16 तारीख को वैष्णवों के लिए, क्योंकि वैष्णव जो हैं वो अष्टमी नवमी के संयुक्ता मनाते हैं, उदया तिथि का मानते हैं। और जो गृहस्थी हैं वो रात्रि में अर्धरात्रि व्यापनी जिस दिन अष्टमी होगा उस दिन मानेंगे। तो आप लोग यदि वैष्णव दीक्षा ले चुके होंगे कोई, तो आप 16 तारीख को करिएगा। यदि आपने दीक्षा नहीं लिया अभी तक तो आप 15 तारीख को ही व्रत करिए, यही उत्तम है। बाकी वृंदावन में 16 तारीख को मना रहे हैं, हम लोग 16 तारीख करेंगे। हम तो परम वैष्णव हैं, हम लोग 16 को ही करेंगे। कैमरा आउट हो गया है विनोद जी। नहीं विनोद जी, और बवाल हो गया, बताएंगे आपको। क्लास हो जाए फिर बताते सारा समस्या क्या क्या मैटर है। कुछ और समस्याएं आ गई। 16 को बनारस में भी 16 तारीख, हाँ 16 को ही विशेष मान रहे हैं, सब जगह विशेष है ना, 16 को ही माना जा रहा है। चलिए जी, अच्छा आपके गांव में भी 16 को ही, चलिए बढ़िया, आपने पता। चलिए आगे समझते हैं। इससे पिछली कक्षा में, पिछली मतलब पिछली कक्षा में आपने सबसे शुरुआती हमने मुहूर्त से ही किया था, और अब मुहूर्त तो छोड़ दिया था बीच में। आप लोग को हम फलादेश करवाना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन मुहूर्त जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति आपसे फलादेश के लिए एक बार आएगा, साल भर में 2 बार आ सकता है, 6-6 महीने में कुंडली दिखाने के लिए। लेकिन मुहूर्त ऐसी चीज है जिसके भी आपके पास आदमी बार बार आएंगे। हो सकता है महीने में 3 बार आ जाए, साल भर में 10-15 बार तो एक आदमी मुहूर्त पूछेगा ही पूछेगा, लगभग पूछते तो मुहूर्त बहुत आवश्यक है। जितना आवश्यक फलादेश है उतना ही आवश्यक, हमको लगता है उससे अधिक आवश्यक ज्योतिष में मुहूर्त विषय है, जिसे संहिता ज्योतिष कहा जाता है। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। प्रसूति का स्नान, ये विशेष प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी क्रम भंग ना हो इसलिए अध्ययन कर लेते हैं। श्लोक कहता है, करेन्द्र भाग्या नीलवासवान्त्य मैत्रेन्द्र वास्वे ध्रुववे निपुंसाम तिथावरिक्ते शुभमामनन्ते प्रसूति का स्नान विधौ मुनिन्द्रा। कहते हैं हस्त ज्येष्ठा पुरपुरा फाल्गुनी, स्वाति धनिष्ठा रेवती और अनुराधा अश्विनी एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, पुरुष संज्ञक दिन में एवं रिक्ता वर्जित तिथि में। रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए। ये किसका मुहूर्त है उसे समझिए। वैसे मैं बोल दिया प्रसूति का स्नान, जब स्त्री बच्चे को जन्म देती हैं तो उस समय वो प्रसूति कहलाती है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। ये 10 दिन कहाँ से बोल रहा हूँ, आगे श्लोक आएगा। तो 10 दिन तक वो प्रसूति मानी जाती है, स्त्री अशुद्ध रहती है। तो 10वें दिन जब स्नान करती हैं वो, 10वें दिन 11वें दिन देख करके, तो उसमें नक्षत्र देखे जाते हैं कि कौन सा नक्षत्र है 10वें दिन या 11वें दिन पड़ रहा है, कौन सा नक्षत्र। जो नक्षत्र प्रसूति का
और बालक प्रथम बार स्नान के लिए जो नक्षत्र प्रशस्त किए गए हैं, कहे गए हैं, उसी नक्षत्र में स्नान करना चाहिए। मेन नियम यह है कि 10वें दिन स्नान करिए, बच्चे के जन्म होने के 10वें दिन करिए। अगर 10वें दिन नहीं हो पाए, उस दिन नक्षत्र नहीं है, तो आप 11वें दिन कर सकते हैं, 12वें दिन कर सकते हैं, लेकिन 9वें दिन नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए उस दिन। नक्षत्र तो वो सारे बता रहे हैं, वो सब नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र हो, लेकिन तिथियां 3 तिथि ऐसी है जिस दिन स्नान नहीं करना चाहिए प्रसूतियों को। कौन कौन सा? चतुर्थी, रिक्ता मतलब चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन प्रसूति को बालक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं किस दिन स्नान करें तो अच्छा रहेगा। वार में भी विशेष, वैसे ये प्रत्येक स्त्रियों को पता होता है कि किस दिन स्नान करें, ये अपन को पूछने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है, स्वयं उनको पता है कि किन किन वारों में स्नान करना चाहिए। तो ये उस स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है ऋतुस्राव के बाद, पीरियड के बाद में भी 4थे दिन 5वें दिन जब स्नान किया जाता है तो उस दिन भी देखा जाता है वार कौन सा वार है। 4थे दिन स्नान करें या 5वें दिन स्नान करें तो 5वें दिन कौन सा वार होना चाहिए। अगर मान लो 5वें दिन कहा हुआ वार जो इसमें बताया गया है शास्त्र में वो वार नहीं होगा, तब 6ठे दिन स्नान करेंगे, ऐसा हो जाता है। देखिए, स्नाता प्रसूता बुधे च स्नाता च वंध्या भृगुनंदने च शौरे च मृत्युः पयहानिरिन्दो पुत्रार्थ लाभो रविभौम जीवे। कई लोग बोल रहे होंगे इसको थोड़ा जूम कर, इसको ना, अभी आप लोगों का जो प्रश्न आएगा उसे मैं नहीं देख पाऊंगा। आप अलमारी को अपनी स्क्रीन को जूम करो, इसको ना, हाँ हाँ सही कह रहे अलमारी कह ला जाता हूँ। हो। कोई नहीं। तो स्नाता प्रसूता प्यसुता बुधे च, शुक्ला जी कह रहे हैं निवेदन है मुख्य मुहूर्तों को लिख कर पढ़ा दीजिए। ठीक है शुक्ला जी, उसको हम लिखा लेंगे, अभी तो सामान्य है। कहते हैं यदि प्रसूता नहीं प्रसूतिका स्त्री यदि बुधवार के दिन स्नान कर लें तो अप्यसुता, अप्यसुता मतलब संतान से हीन हो जाती है, संतान के लिए कष्ट होता है, पुत्र के लिए कष्ट होता है यदि बुधवार के दिन स्नान कर लेते हैं। कहते हैं स्नाता च बंध्या भृगुनंदने च, भृगुनंदन मतलब होता है शुक्रवार के दिन। यदि कोई स्त्री शुक्रवार के दिन स्नान करती है प्रसूति का तो बंध्या हो जाती है, बंध्या का दोष लगता है। यदि सौरे, सौरे मतलब होता है शनिवार के दिन, शनिवार के दिन यदि कोई प्रसूति का स्नान करते हैं तो मृत्यु जैसे अशुभ योग होता है, अर्थात मृत्यु जैसा स्थिति बनता है। पयहान इंदो, इंदु मतलब होता है सोमवार, यदि सोमवार के दिन स्नान करती हैं प्रसूति का तो दूध का हानि होता है, ये भी अशुभ है। कहते हैं तो अच्छा कौन सा है, कहते हैं पुत्रार्थ लाभौ, पुत्र और धन का लाभ होता है कब, रवि भौम जीवे, रवि मतलब रविवार, भौम मतलब मंगलवार, जीव मतलब गुरुवार। तो रविवार, मंगलवार और गुरुवार ये 3 दिन ही प्रसूतिका को स्नान करना चाहिए, इसके अलावा अन्य दिन स्नान नहीं करना चाहिए। ये आपसे कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, पता होना चाहिए ज्योतिषियों को, लेकिन ये माताओं को पता होती है, वो अपने आप इसी दिन इसी बार में स्नान करती हैं। जिनको नहीं पता है वो इसका जो दुष्प्रभाव है उसको भोगती हैं। अब विदेश वाला छोड़ो यार, तो विदेश में देखो ना सब जनसंख्या के लिए क्या कर रहा है, तुम अगर विदेश की बात कर रहे हो। आपको मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान की अलग बात, वो सब दरिद्र है, तो सब कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। देखो ज्योतिष में मान लो, आप समझिए, ये इसलिए बता रहा हूँ तर्क की बात है, अगर कोई आपके सामने बोल दे तो ज्योतिष में, जैसे आपने किसी की कुंडली देखा और उसमें डॉक्टर का योग है, तो यह आवश्यक नहीं है कि मेरे डॉक्टर का योग है तो मैं डॉक्टर बन जाऊं। डॉक्टर का योग है मेरे में, लेकिन ये नहीं आवश्यक है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर है उसके कुंडली में यह योग अवश्य होगा डॉक्टर का, तभी वो डॉक्टर है।
नहीं आई समझ में? हाँ जी। मतलब हो सकता है आप हम हमारे बैठे हुए आदमी में से 5 व्यक्ति कुंडली में डॉक्टर का योग है, लेकिन कोई नहीं डॉक्टर बनेंगे, हो सकता है एक बन भी जाए। तो डॉक्टर के योग अगर है आपकी कुंडली में, आवश्यक नहीं है आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन जितने डॉक्टर होंगे उन सबके कुंडली में डॉक्टर का योग अवश्य होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे कुंडली में जितने योग हैं सबके सब हम पे घटित नहीं होते हैं। व्यवस्था, समय, देश, दिक्काल, परिस्थिति और व्यक्ति के पात्र के अनुसार से राजयोग भी घटित होता है, कोई मुहूर्त भी घटित होता है, कोई क्रियाकलाप भी घटित होता है। एक ही हॉस्पिटल में, ये बात मैं एक बार और उठाया था, एक ही हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, उन दोनों का अलग अलग भाग्य होता है। एक ही समय में जन्म लिया हूँ, एक ही सब कुछ होगा उनका, एक ही समय होगा, एक ही कुंडलियां होगी, ग्रहों का डिग्रियां भी एक ही होगा, लेकिन उन दोनों का भाग्य अलग अलग होगा। कैसे भाग्य उसका तय होगा? उसके कुल खानदान के हिसाब से, उसके अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार। तो कौन क्या, हमारे शास्त्र के अनुसार से ये कहा गया है, ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि हम इसे मानते हैं। अब जो नहीं मानता है तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। गुरुजी, वर्षा के कौन कौन से नक्षत्र और कब लगते हैं? जैसे वर्षा के ऐसे जम तिवारी जी नहीं कह सकते हैं ना फिक्स वर्षा, ये जो विषय है संहिता का, वर्षा किस दिन होगा, वर्षा किस दिन नहीं होगा, ये विषय बहुत बड़ा है। पुस्तक है इसका नरपति जयचर्या, नाम है पुस्तक का, क्या? नरपति जयचर्या। तो उस पुस्तक का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। नॉर्मली हम लोग केवल नक्षत्र को देख करके वर्षा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस वार को स्नान करना चाहिए। अब कहते हैं कि कितने दिन में प्रसूतिका जो है वो शुद्ध हो जाती है, उसके लिए कह रहे हैं, एक श्लोक बिल्कुल विधिवत रूप से बताया गया है। अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी नवसूतिका दशाहे नैव शुद्ध्यन्ते भूमिष्ठञ्च नवोदकम। कहते अजा मतलब बकरी, गावो मतलब गाय, महिषस मतलब भैंस, ब्राह्मणी मतलब स्त्री, नवसूतिका ये जब प्रसूतिका होती हैं, कौन कौन? गाय, बकरी, भैंस और स्त्री, तब कितने दिन में? तो दशाहे नहीं, 10 दिन के बाद ही शुद्ध मानी जाती है। 10 दिन से पहले वो अशुद्ध रहती है। जो सूतक भी लगता है, जन्मा शौच कहते हैं, वो भी 10 दिन का लगना चाहिए, लेकिन परंपरा में कहीं 17 दिन का लगता है, मैंने सुना है ऐसा, कहीं 17 दिन का लगता है। कई लोग 3 दिन में कर लेते, कई लोग मानते नहीं। मानना ना मानना, 17 दिन 18 दिन करना वो बात अलग है, हो सकता है उनके परंपरा में चला आ रहा हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि बकरी, गाय, इन दोनों का, भैंस का दूध पीने योग्य भी, क्योंकि अपन गांव में रहते हैं, गांव में अपने माता पिता दादा दादी नई गाय का दूध नहीं पीते हैं, उनको पता है 10वें दिन 11वें दिन उस दूध को जाएंगे, गांव घर के जो भी कुल देवी देवता होंगे, है ना, कुल देवी देवता हो, ग्राम देवता हो, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है पहले दूध 10वें दिन 11वें दिन, फिर वह दूध पीने लायक होता है और पूजा में प्रयोग करने लायक होता है। और ब्राह्मणी भी प्रसूतिका जब होती है तब वो 10वें दिन ही शुद्ध होती है, उससे पहले वो अशुद्ध रहती हैं। एक ही उनका कक्ष होता है, उसी कक्ष में रहती है, रूम वगैरह में। एक और विशेष बताया इन्होंने, भूमिष्ठञ्च नवोदकम। नवोदकम मतलब जल, भूमि के अंदर का जो जल है, जैसे हम लोग हैंडपंप करते हैं, कुआं खोदते हैं, तालाब खोदते हैं, तो नीचे से जल स्रोत निकलता है, बोरिंग वगैरह जो करते हैं, समर वगैरह, तो वो जल भी जिस दिन आपने गड़ाया है, जिस दिन वो जल बाहर निकला है, उस दिन से लेकर के 10वें दिन तक शुद्ध नहीं माना जाता। ये भी देखे होंगे, मुझे याद है, आप लोगों के समय में याद भले ना हो, तो जो हैंडपंप होता था तुरंत उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका साइंटिफिक नियम भी है कि 10 दिन तक उसमें से बालू वगैरह आता तो पीने से वो नुकसान करता है, लेकिन पूजा में प्रयोग लायक वो जल नहीं होता है। कुआं पहले खोदा जाता था विशेषकर, और आजकल हैंडपंप और समर रखा जाता है। सभी को लगता है जितनी स्त्रियां हैं ब्राह्मण,
अब ये बहुत लंबा विवाद है अमन जी, है ना। ये जो मांगलिक वाला जो विवाद है ना, बहुत तगड़ा विवाद है। ये विवाद चला आ रहा है, चलता रहेगा। ये छोटा मोटा विवाद नहीं है। आगे है नामकरण संस्कार, इसे भी समझ लेते हैं। यह आवश्यक है आप लोगों के लिए, इसे अगर चाहे तो नोट कर लीजिएगा। श्लोक की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो अर्थ है इसे ही। वश्वादित्य गुरुत्तरादिति मृगैश्चित्रानुराधानिलैः मूला वैष्णवरेवतीन्दुतुर्गे संज्ञां प्रकुर्याक्षिषो वारे हर्पति चन्द्रवाक्पति बुधे लग्ने गुरो सोहने सौम्ये केन्द्र नवात्मजन्म सहिते पापैश्च से सस्थिते। कहते हैं किस नक्षत्र में नामकरण करना चाहिए? धनिष्ठा नक्षत्र में, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा साढ़ा, हस्त मृगशिरा, चित्रानुराधा, स्वाति मूल श्रवण, रेवती ज्येष्ठा और अश्विनी। इन नक्षत्रों में रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, इन 4 वार में से कोई एक वार हो, दिनों में शुभ लग्नस्थ बृहस्पति हो। अभी इसके बाद अभी आगे समझाते हैं आपको, यहाँ तक समझ लीजिए पहले। ये कुछ नक्षत्र हैं और वार, ये तो दोनों मिलना चाहिए नामकरण के लिए। ऋतु काल में स्नान नहीं करना चाहिए, मतलब शुद्ध नहीं मानी जाती। अच्छा हाँ, नया चीज आप लोग बता दें, ऑनलाइन कर्मकांड का बैच भी प्रारंभ होने वाला है अपना। 18 तारीख का निर्धारित किया गया अभी, और जैसा भी होगा अपडेट कर देंगे। जिनको भी कर्मकांड अध्ययन करना हो, कर्मकांड में क्या क्या, तो अभी तो रुद्रष्ट अध्याय ग्रह शांति प्रारंभ होगा, और दुर्गा सप्तती, रुद्रष्ट अध्याय और ग्रह शांति, यह 3 विषय रहेगा कर्मकांड में। तो अभी 18 तारीख को समय रहेगा लगभग सुबह 8 से 9। तो 18 तारीख से निर्धारित किया गया है कर्मकांड। जिनको भी अध्ययन करना हो, आप चाहे आप में से कोई या फिर आपके जान पहचान वाले, वो जोड़ सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा शर्त बस यही है कर्मकांड में कि जो जनेऊधारी होने चाहिए कर्मकांड में पढ़ने वाले, कर्मकांड में विशेष करके वेद मंत्र पढ़ने वाले। दुर्गा सप्तशती कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो जनेऊधारी हो या ना हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी। तो दुर्गा सप्तशती सबके लिए है, लेकिन रुद्रष्ट अध्यायी और ग्रह शांति पद्धति जो वेद मंत्र हैं, उसके लिए हमारे परंपरा में जनेऊ का धारण करना अति आवश्यक है। तो परंपरा ढंग से जनेऊ जो पहनेंगे वही करेंगे। और ये सीधे सीधे बोले तो ब्राह्मण वर्ग में ही जनेऊ धारण किया जाता है विशेष करके। तो जो जनेऊ धारण करेंगे वो अध्ययन कर सकते हैं। तो कई लोग जैसे मतलब उसमें भी तो वैसे भी तो हो जाता है मतलब जनेऊ नहीं, वैसे जनेऊ नहीं, जो जिनका परंपरा ढंग से जनेऊ हो गया वही कर सकते हैं। नहीं जैसे नहीं पंजाबी में भी हो जाता है मेरे जनेऊ। आपके जनेऊ होता है? जनेऊ करते हैं? हाँ तो मेरे को भी एक बार पहनते हैं क्या? उतार रख देते लोगों हैं? ने नहीं पहना हुआ पर वो होता है, मैंने सुना। नहीं, अगर जनेऊ होता है तो पढ़ सकते हैं। वैसे 3 वर्ण के लिए तो विशेषकर कहा ही गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वैश्य तो हाँ जी। तो यज्ञोपवीत अगर धारण करते हैं, यानी कि एक बार हुआ है तो काम नहीं चलेगा, धारण करना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। बुक कौन सी लानी है? अभी रुद्री ही लाना है, रुद्रष्ट अध्याय लाना। चलिए विषय आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कितना क्लिष्ट होता है मुहूर्त। हम लोग फलादेश 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 के पीछे पड़े रहते हैं। ये मुझे 1 4 7 10 9। हाँ, इसको बता रहा हूँ ये क्या है। इसमें कह रहे हैं कि जिस समय इसको लग्न शुद्धि कहते हैं। और मुझे लगता है कि ज्योतिष में 3 सिद्धांत है, 3 स्कंध है, 3 पार्ट है ज्योतिष का। क्या क्या? सिद्धांत, संहिता और होरा। तो होरा तो हम लोग फलादेश पढ़ रहे हैं। सिद्धांत हो गया गणित, जो कुंडली बनाते हैं वो गणित हो गया सिद्धांत। और संहिता मतलब मुहूर्त आदि बहुत सारी चीजें।
तो सबसे क्लिष्ट यदि है कुछ तो मुहूर्त है। मुहूर्त से क्लिष्ट ज्योतिष में कुछ नहीं है। सिद्धांत तो बहुत बड़ा विषय है, जो हर चीज है, लेकिन मुहूर्त एक है, मतलब बाल का खाल निकलता है मुहूर्त में। मिनट मिनट नहीं, सेकेंड प्रति सेकेंड तक मामला जाता है। जहां तक आदमी का पहुंच है, मनुष्य का जितने समय तक का, उतने समय तक लाता है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था लगभग, तो कितने मिनट का निकला था याद है आप लोगों को? कि कुछ सेकेंड का निकला था मुहूर्त। लगभग मुझे लगता है 2 मिनट का निकला था, जैसा याद है मुझे। अजी महाराज, इतना किसी को नहीं पता। शुक्ला जी, शुक्ला, मिश्रा, पांडे, दुबे, उपाध्याय, किसी को नहीं पता है। अन्य को तो छोड़ ही दीजिए, है ना। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। मुहूर्त कितने मिनट का निकला था, किसी को याद है? 11:22। 11:22। कितने मिनट का निकला था? मुझे लगता है 2 मिनट का निकला था। 2 मिनट में संकल्प करना था। हाँ, 2 ही मिनट का निकला। नहीं, ये तो 25 मिनट का निकला था उसके लिए। अभी क्या नाम है उसके लिए, जब हाँ प्राण प्रतिष्ठा था उसके लिए। लेकिन जब शिलान्यास था शुरुआत में, तो 1-1.5-2 मिनट का ही निकला था। हाँ जी। अब सोचिए 2 मिनट का कैसे निकाले होंगे। वो ऐसे निकलता है, समझिएगा। पूर्ण रूप से नहीं समझेगा। अभी आप 1.5-2 घंटे वाला समझ रहे हैं, लेकिन 2 मिनट वाला बता देंगे। कहते हैं कि शुभ लग्नस्थ बृहस्पति हो और शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10, 9, 5, इसका मतलब भाव है ये। तो 5 मतलब 9, 5 मतलब त्रिकोण भाव, नवम पंचम भाव, और 1, 4, 7, 10 मतलब केंद्र भाव। कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, इन स्थानों में हो, या जन्म राशि से शुभ ग्रह हो, जन्म राशि में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह शेष स्थान में हो। तो केंद्र और त्रिकोण जब इसमें ले लिया गया, तो अन्य कौन सा भाव बता? त्रिक भाव बचा, है ना। त्रिक 6, 8, 12 भाव बचा। तृतीय भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव बचा। तो ये भाव इस स्थान में पाप ग्रह हो तो नामकरण करना शुभ है। अब इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा। डेली एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा होता है। लगभग, ये लगभग मोटा मोटी हिसाब है कि 24 घंटे में 12 लग्न होते हैं। ये तो फिक्स है। एक लग्न कितने घंटे का हो जाएगा? यदि 24 घंटे में 12 लग्न होंगे तो एक लग्न बराबर कितना घंटा? 2 घंटा, है ना। तो 2 घंटा का एक लग्न हुआ। तो इस समय भी कोई न कोई लग्न चल रहा होगा। इस समय अगर हम पंचांग में देखें या मोबाइल में देखें, तो वर्तमान में कौन सा लग्न चल रहा है ये समझ में आ जाएगा। जैसे अभी किसी का जन्म हुआ तो किसी न किसी लग्न में होगा ना। तो एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, लेकिन कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, याद रखिएगा। मैं लगभग मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूँ। तो एक लग्न कितने घंटे का? लगभग 2 घंटे का। तो आपको नामकरण जब आप करेंगे तो उस समय देखेंगे कि उस समय कौन सा लग्न चल रहा है। जिस समय आप नामकरण करने बैठोगे उस समय मोबाइल कुंडली खोलोगे, मान लो अभी लग्न हमें अभी देखना है कि अभी कौन सा लग्न चल रहा है। तो मान लीजिए, मान क्या लीजिए, देख ही लेते हैं ना। ऑनलाइन वाले देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखेगा। अभी चेक करते हैं कौन सा लग्न चल रहा है। स्थान हम वृंदावन में है तो वृंदावन डालेंगे। जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान की कुंडली बना लीजिए, उसी समय की, जिस समय आपको देखना है। देखिए कौन सा लग्न है, आप लोग भी देख लीजिए। तुरंत की कुंडली बना लीजिए और देख लीजिए कौन सा लग्न है। ऊपर कौन सा राशि है? प्रथम भाव में 12 है ना।
12 लग्न है। अर्थात इस समय की हमने कुंडली बना ली है। जिस समय आपको ये देखना हो देख लीजिए। मीन लग्न है, वैसे आप लोगों को उसमें दिख रहा है मीन लग्न 12 नंबर, प्रथम भाव में 12 नंबर है। अर्थात इस समय अभी का हमने कुंडली बनाया ना, तो आपको कोई पूछे बताओ, कभी भी पूछ ले कि बताइए अभी कौन सा लग्न चल रहा है, तो तुरंत उसी समय कुंडली बना बता दो ये लग्न चल रहा है। आई बात समझ में? कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि बताओ अभी कौन सा लग्न चल रहा है, तो तुरंत बनाइए कुंडली उसी समय का समय डालिए, उसी डेट डालिए, और आप जहां बैठे हो उस स्थान को डालिए और बना दीजिए कुंडली सॉफ्टवेयर। बन गया कौन सा लग्न। अभी कौन सा लग्न चल रहा है? मीन लग्न चल रहा है। अब देखिए नामकरण कब करेंगे? जब लग्न में, जिस लग्न में हम नामकरण कर रहे हैं उस लग्न में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए मीन लग्न में शनि बैठे हुए हैं। ऑनलाइन वाले को तो स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, और आप ऑफलाइन वाले देख लो। प्रथम भाव में, मीन लग्न में ही, प्रथम भाव में ही कौन बैठे हैं? शनि। तो इसमें क्या कहा नियम कि कभी भी जिस लग्न में पाप ग्रह बैठे हों उस लग्न में नामकरण नहीं करना चाहिए। तो अभी मीन लग्न चल रहा है और मीन लग्न में ही पाप ग्रह बैठे हैं। इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा, जहां गुरु बैठे हों उस लग्न को ढूंढिए। तो कि कहाँ गुरु बैठे हैं? इसमें 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में। 3 नंबर में कौन बैठे हैं? गुरु बैठे हैं। तो नामकरण करने के लिए आपको उसी लग्न का प्रयोग करना है जिस लग्न में गुरु बैठे हैं। तो पूरे दिन में मिथुन लग्न जितने बजे होगा उतने बजे आपको नामकरण करना है। गुरु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के लग्न में नामकरण करना शुभ होता है। अब एक दिन ज़्यादा बता देंगे तो सिर को ऊपर चला जाएगा, इसलिए मुहूर्त को यहीं बंद करते हैं, विषय आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा के द्वादश भाव में फल है जी, ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा डीप चले जाएंगे। तिवारी जी मैंने किया है सपना जी, स्क्रीन शेयर है। अच्छा अब है, अब हटा दिया मैंने। मैंने तिवारी जी बताया ना आपको, वर्षा का नक्षत्र पर्टिकुलर नहीं होता कि इसी नक्षत्र में वर्षा होगा, यह पूर्ण रूप से विषय है। चंद्रमा का द्वादश तो हो चुका, चंद्रमा का कहाँ हुआ है? चंद्रमा का नहीं हुआ है अभी। अभी सूर्य का हुआ है प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक का फल। ओहो ऐसा है। अच्छा एक चीज और बता दें, देखो वो हमारे पुराने बैच के भी छात्र आए हैं। पुराने छात्र से निवेदन है कि यह बैच जो है नए छात्रों का है, ठीक है जी। और दूसरी बात, नक्षत्र का भी कक्षा जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है, नया बैच भी हम जल्दी प्रारंभ 1 अगस्त को, अगस्त में सितंबर में हो जाएगा, 1 सितंबर को ज्योतिष का नया बैच प्रारंभ होने वाला है। और निवेदन है आप लोगों से कि नया बैच के लिए जिद नहीं करिएगा, अपने अपने बैच को संतुलित रूप से पकड़े रहिए, उसे अध्ययन करिए, और ये नहीं कि अगला ये स्टार्ट हो रहा है इसमें जुड़ना, उसमें आना किसी में नहीं, ठीक है। अपने बैच में जुड़े रहिए, अपने बैच को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करिए, फिर अगले बैच में देखेंगे। आपके कोई जान पहचान वाले हों जिनको कक्षा करनी हो वो नए बैच में जुड़ सकते हैं। प्रारंभ होगा 1 सितंबर से, बिल्कुल शुरू से। चलिए प्रारंभ करते हैं चंद्रमा का फल। चंद्रमा महाराज प्रथम भाव में, इससे पिछली कक्षा में आपका हो गया था क्या, सूर्य के, उसका 9 तक बताया था आपने, 10वां 11वां 12वां नहीं बताया, उसका पीडीएफ भी नहीं आया।
ठीक है दीपाली जी, एक बार शिवानी जी को आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, जिनको जिनको भी नए बैच में जुड़ना हो, नए छात्रों को, वो सभी लोग शिवानी जी को एक बार मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दीपाली जी। तो प्रथम भाव गुरु जी जी, तो सूर्य का मतलब नवम भाव तक बताया था, आगे दशम एकादश द्वादश तक भी बताया उसका था। भेजे होंगे, पीडीएफ तो नहीं भेजा है उसमें। देखिए ना पीडीएफ भेजे थे शिवानी जी। नहीं आया। ज्योतिष के नए बैच में शिवानी जी, सूर्य का गया होगा पूरा पीडीएफ, द्वादश भाव तक आया था। क्यों शुक्ला जी, मनीष जी आए हैं क्या? भेज तो दिए। आया आ गए। द्वादश पूरा आया। नहीं वो पीडीएफ भेजा गया था ना आप लोगों को, द्वादश तक सूर्य के आया। द्वादश भाव तक। आया हुआ। अच्छा पीडीएफ मिला है ना, आ गया। ठीक है ठीक है गुरु जी, देख लो। ठीक है। सूर्य का लिख लीजिएगा, चंद्रमा का विषय प्रारंभ करते हैं। इसकी सीटी फोटो कहाँ पे हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। फोटो काफी लिखना ना पड़े, फोटो काफी तुरंत तो सही है। चंद्रमा कहते हैं विधुर गोकुली राजगह सन्मपुस्थो धनाध्यक्ष लावण्यमानंद पूर्ण। कहते हैं प्रथम भाव में यदि चंद्रमा कर्क वृष या मेष राशि, बोलिए नहीं, में हो तो वह जातक धनवान आनंदित रहने वाला ऐश्वर्यवान होता है। लेकिन यदि चंद्रमा क्षीण हो, चंद्रमा क्षीण कैसे होते हैं पता है आप लोगों को? शुक्ला जी, मनीष जी, विशेष शर्मा जी, लवकुश जी, विशाल पांडे जी, विनीत द्विवेदी जी, चंद्रमा क्षीण कैसे होते हैं पता है? नहीं सपना जी, ऐसे नहीं होता है। चलिए दीक्षित जी समझिए, चंद्रमा हाँ क्षीण कैसे होते हैं, लिख लीजिए। क्षीण हो, आप लोग पता है क्षीण कैसे होते चंद्रमा? लिखिए, लग्न, हाँ इसे कोष्टक डालकर, कुंडली में चंद्रमा के साथ या दो भाव आगे या पीछे तक भी सूर्य स्थित हो तो वह चंद्रमा क्षीण होता है, जिसे पाप ग्रह कहते हैं। यदि चंद्रमा क्षीण है तो वह पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का 2 स्वरूप है, वैसे तो 15 स्वरूप है, 15-16 स्वरूप है चंद्रमा के। प्रतिपदा का अलग, डेली कटता पड़ता है ना, बचपन हम लोग वो पढ़ते थे कविता।
चंद्रमा बोलती हैं उनसे, क्या नाम है, मम्मी से, कि कपड़ा सिलवा दो। यानी कि चौथे भाव में या इधर से नवम भाव में। नहीं नहीं, हाँ अब मान लो प्रथम भाव में अगर चंद्रमा है हाँ तो 2 भाव के रेंज तक ही, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, या तो इसी के साथ सूर्य बैठा हो, ठीक है, या 2 भाव पीछे 2 भाव आगे। या वहाँ बैठा। अगर लग्न में चंद्रमा है तो या तो सूर्य लग्न में हो तो चंद्रमा क्षीण होगा, यदि लग्न में ही चंद्रमा है तो सूर्य द्वितीय में होगा तो ही चंद्रमा क्षीण होगा, यहाँ बैठा हुआ। तृतीय में रहेगा सूर्य तो भी यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा क्षीण होगा। किसी भाव में हाँ, द्वादश में रहेगा तो भी क्षीण होगा, क्योंकि द्वादश तो 1 भाव के रेंज में, 2 आगे एकादश भाव में रहेगा तो भी लग्न में बैठा चंद्रमा क्षीण होगा। चंद्रमा किसी भाव में हो, नहीं, आगे पीछे दो। हाँ, अगर मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है सप्तम भाव में तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। अगर मान लो सूर्य इसके साथ बैठ गए तो चंद्रमा क्षीण हो ही गए। अगर इस भाव में बैठे, क्योंकि ये 2 भाव में, इन 2 भाव में, तो भी यहाँ बैठा चंद्रमा क्षीण है, और पीछे के 2 भाव में बैठे इन दोनों में तो भी बैठा हुआ चंद्रमा क्षीण है। आगे बात समझ में? तो ये जो आपने बताया है तो ये इस पे ही लागू होता है। ये सब में लागू है। क्षीण चंद्रमा की बात आएगी, ये जनरल बात है जो कोष्टक में लिखाया हूँ, लेकिन इससे पहले जो लिखाया हूँ ये केवल लग्न के चंद्रमा का ही फल है, प्रथम भाव के ही है। अभी द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थ के सबके लिखाएंगे आप। द्वितीय में चंद्रमा होगा तो क्या होगा, तृतीय में चंद्रमा होगा तो क्या होगा, पंचम में होगा, चतुर्थ में पंचम, सबका लिखाएंगे। जैसे सूर्य का लिखाए थे ना, सेम उसी प्रकार, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिए, नया चीज बताया आपको कि चंद्रमा क्षीण कैसे होते हैं। तो चंद्रमा यदि किसी कुंडली में क्षीण है तो वो पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। पाप ग्रह मतलब कौन? सूर्य। सूर्य तो क्रूर ग्रह में है, मंगल, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, ये पाप ग्रह आ जाते हैं। कुल मिलाकर के शुभ ग्रह कौन कौन है? 4 शुभ ग्रह आपने पढ़ा था, कौन कौन? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रह शुभ ग्रह की श्रेणी में थे, है ना? शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह हैं। लेकिन यदि चंद्रमा क्षीण है तब केवल 3 ग्रह बच गए, बुध, गुरु, शुक्र। बुध का भी चक्कर है, यदि बुध पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, शनिचर के साथ बैठ जाए, बुध सूर्य के साथ नहीं, सूर्य के साथ खराब नहीं होगा, वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य, तो बुध भी पाप ग्रह में आ जाता है। तो चंद्रमा और बुध ये हमेशा शुभ ग्रह नहीं होते हैं। यदि बुध के साथ पाप ग्रह बैठ जाए तो बुध पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा, और चंद्रमा क्षीण हो जाए तो पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। तो पूर्ण रूप से यदि कोई शुभ ग्रह है तो कौन कौन है? गुरु और शुक्र। इनको किसी प्रकार के कोई भी पाप ग्रह न क्षीण कुछ नहीं कुछ बिगाड़ पाते, ये शुभ ग्रह ही रहते हैं। तो शुभ ग्रह ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा शुभ फल देते हैं, ये भी पाप फल प्रदान करते हैं, ये भी मारक हो सकते हैं। गुरु और शुक्र सबसे तगड़े मारक होते हैं। आगे आगे समझेंगे, पहले हम प्रथम भाव के चंद्रमा का फल समझते हैं। तो यदि चंद्रमा क्षीण हो लग्न में तो जातक कान से कम सुनता है, बुद्धि मोटी रहती है, मोटी बुद्धि वाला होता है, मानसिक परेशान रहता है, यदि प्रथम भाव में क्षीण चंद्रमा स्थित है तो। देखिए आ गया द्विवेदी जी, आपको बहुत याद करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मुझे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर जाड़े से माता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। हाँ जी, 11 नंबर में हो तो और 12 सूर्य हो तो क्या हुआ? मैं दीक्षित जी समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा।
हाँ जी, वे छोटे छोटे थे, तीसरे चौथे में ये कविता आता था। मैं इनका प्रश्न नहीं समझाऊं, प्रश्न बताइए एक बार पुनः। दीक्षित जी, कन्हैया दीक्षित जी। ग्यारह नंबर में हो तो और 12 सूर्य हो तो क्या होगा? तब तो और अशुभ हो जाएगा पांडे जी, सौरभ पांडे जी। अगर चंद्रमा क्षीण हो साथ में राहु हो जाए। अब देखिए, राहु का विषय भी पढ़ाया हूं आप लोगों को। चंद्रमा के साथ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये बताइए कि चंद्रमा और राहु एक साथ होते हैं तो कौन सा दोष बनता है? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण दोष बनता है तो क्या होता है? मानसिक परेशानी, मन चंचल है ना? तो ये प्रश्न तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, इसमें तो खतरा हो जाता आपको अगर ऑफलाइन वाले होते तो। है जी पांडे जी। राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठेंगे, ये तो पहले लिखा चुका हूं, इसीलिए तो आप लोगों को दोष लिखा चुका हूँ। राहु के साथ सारे ग्रह अशुभ होते हैं, सब कोई न कोई दोष बनाते हैं। और चंद्र और राहु की युति अत्यंत ही निकृष्ट होता है, अर्थात ग्रहण दोष लगता है। चंद्रमा जिसके कारक हैं, चंद्रमा किसके किसके कारक हैं? मातु स्वस्ति मनः प्रसाद मुदधिष्ठानम सितम चामरम छत्रम सुव्यजनम फलानि मृदुलम पुष्पाणि सस्यम कृषिम। कृषि कार्य का संबंधी होता है चंद्रमा। माता का कारक होता है, जल का कारक होता है, मिठाई दूध आदि का कारक होता है, और सबसे बड़ी बात है मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, चंद्रमा स्वयं क्षीण हो, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति कभी भी अच्छी, और विशेष करके खराब कब रहेगी? जब चंद्रमा की दशा रहेगी। उस व्यक्ति के ऊपर जब चंद्रमा का दशा होगा उस समय ज्यादा समस्या होगा। किसका? जिसके कुंडली में चंद्रमा और राहु स्थित हो, या चंद्रमा शनि स्थित हो, चंद्रमा क्षीण हो। विषय आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा, द्वितीय भाव के चंद्रमा कहते हैं वसुस्थान गे पूर्वजापत्यतापि। नहीं, वसुस्थान गे नहीं, सुतस्थान गे। हिमांशो वसुस्थान गे। श्लोकवा के नाम लिए तिवारी जी हम भूल रहे हैं श्लोक, कैसे काम चलेगा? आ गया मेरा भैया खजाना। बस हिमांशो वसुस्थान गे दो भैया, लोग किस हमारा नजर लग गया मेरे ऊपर। कहाँ गया? वसुस्थान, हिमांशु वसुस्थान गे धान्य लाभः शरीरेति सौख्यम विलासोंगनानाम। हिमांशु वसुस्थान गे धान्य लाभः। हिमांशु मतलब चंद्रमा, वसु मतलब होता है धन भाव। तो द्वितीय भाव को क्या कहते हैं? धन भाव, संचित धन भाव है। तो यदि चंद्रमा धन भाव में बैठे हों तो जातक को धन धान्य का लाभ मिलता है। कृषि कार्य से रत्न एवं मोती चांदी आदि से धनार्जन करता है। अगर पुरुष की कुंडली में कहते हैं विलासोंगना नाम, सुंदर कन्या का
संग मिलता है। हाँ, ज्यादा खतरनाक श्लोक में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम ध्यान से ही बोलेंगे। हम अनुद्धाचा थोड़ी ना कि संभाल लेंगे मामला बवाल हो जाए क्या फायदा। तो लिखा भले कुछ हो श्लोक में, लेकिन हम लिखेंगे हिसाब से। जातक सुंदर एवं आकर्षक होता है। आकर्षक चेहरा, हमारे कुंडली में शायद ऐसा अरे तेरे चेहरे वाला होता है। कहते हैं वसम दर्शने यापि देवांग नापी, जिसके द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो, क्षीण होंगे तो लुल्ल हो जाएगा। क्षीण नहीं होने चाहिए क्षीण नहीं होने, अगर क्षीण नहीं है द्वितीय भाव में चंद्रमा, तो इसके दर्शन मात्र से देवांगनाएं, देवांगना मतलब परियां, अप्सराएं आकर्षित हो जाती, वसम इनके बस में हो जाती हैं। तेरे में तो है ही है। दिखाना रे कौन से में। लेकिन छीड़े होगी। अरे छीण है तो गया, खत्म। नहीं क्योंकि सप्तम में तो ये बस ये ध्यान रखिएगा, यदि चंद्रमा क्षीण हो, यहाँ लिख लीजिए, यदि चंद्रमा क्षीण हो तो शुभ नहीं माना जाएगा। यदि चंद्रमा क्षीण हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है जी। सही कह रहे हैं सपना जी, नहीं तो सबके द्वितीय भाव में ही चंद्रमा हो जाएंगे। अगर चंद्रमा और द्वितीय भाव में चंद्रमा और सूर्य साथ हो तब भी क्षीण माना हाँ, तब तो हो ही गया, तब तो और तगड़ा छीन हो गया ना, है। किसी की कुंडली में मेरे पास किसी की कुंडली है, तब तो और ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, मतलब उसका असर यही। तब द्वितीय भाव के चंद्रमा अगर साथ हो गए, मतलब क्षीण चंद्रमा हो गए, तब चंद्रमा अपना फल नहीं देंगे, तब वो थोड़ा सा डिफरेंट देंगे। डिफरेंट मतलब उतना अशुभ भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो केवल चंद्रमा को देख करके ही फलादेश नहीं करेंगे। चंद्रमा के अलावा 8 ग्रह अभी और हैं, मान लो उसमें से 8 में से 5 ग्रह कह रहे हो नहीं, जहाँ तक सुंदर होगा, तो अकेले चंद्रमा का उखाड़ेगा। समझ रहे बात को? इसलिए कुंडली को कभी एक दृष्टिकोण से देख करके फलादेश नहीं करना चाहिए। हमेशा ग्रहों को 2, 3, 4 ग्रहों को देखना चाहिए। बहुत स्थिति परिस्थिति को देख करके फलादेश करना चाहिए। वो जो शक्ति का अब तो बहुत ही खराब है विनीत द्विवेदी जी। जो शक करता है वो कौन से भाव से देखता है? ये अष्टम भाव, द्वादश भाव, षष्ठ भाव, ये संकालु प्रवृत्ति का बनाता है। इसमें ये कौन सा भाव? राहु विशेष करते हैं। राहु द्वादश भाव के राहु, छठे भाव के राहु, लग्न के राहु, ये ज्यादा संकालु प्रवृत्ति के व्यक्ति को बनाते हैं। शंका करता है, हर चीज में शंका करता है। ये हमारे बाप, ये तो लगने चेहरा हमसे नहीं मिल रहा है। मेरा हुआ है। तो कभी कभी पप्पा को भी देख करके वो टेंशन में होता है, जिसके लगन में रहा वो कंफर्म होगा। मेरे भी है। हाँ, वो देखेंगे, पप्पा कभी देखेगा अपना फोटो क्या है? किसके? छीड़ा कि नहीं? धनवान तो कहीं से नहीं। चलिए, अल्लाह नहीं करिए, आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव के चंद्रमा, ये मेरा है, ये मेरा भी अभी चल देखने को दिखाना नहीं दिखाना। अभी तो द्वितीय भाव कह रहा है। तृतीय में गुरु जी ठीक गलती है, हो तृतीय है, अच्छा है। तृतीय भाव में चंद्रमा हो, अल्लाह मत करिए, रिकॉर्डिंग हो तो जातक अपने मेहनत से अपना नाम, धन, यश, मान, सम्मान कमाता है।
प्रति मान सम्मान कमाता है। आकर्षण नहीं होता है। अगर पुरुष की कुंडली है, अगर स्त्री कुंडली है तो नहीं कह सकते। हाँ, ये उसमें हम नहीं कर सकते कंफर्म। ये आपका चंद्रमा ना सोच समझ के बोलना। तो और क्या, तुमको क्या लगता है हम कुछ भी बोल देंगे? जब हम बोले कि मेरे तृतीय हम चंद्रमा है, तो इस समझ लेना इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। चंद्रमा के साथ गुरु है गुरु जी मेरे। भैया तू विवेकानंद है, चुप रहे। ठीक है, लेकिन यदि चंद्रमा क्षीण हो तो जातक कृपण, कृपण मतलब कंजूस, भाइयों से वैर करने वाला, ऐसी बुरी बात है। मानसिक परेशान होता है। किसकी तबीयत खराब? मानसिक परेशान होप, एक मुझे होप क्या होता है। अच्छा, इन सब का थोड़ा श्लोक बोल दिया। इसका है विधौ विक्रमे विक्रमेणैति वित्तम तपस्वी भवेत्। बोला तो बहुत तगड़ा गया है कि विधौ विक्रमे विक्रमेणैति वित्तम तपस्वी भवेत् भामिनी रंजितोपि। कहते हैं तपस्वी होता है, ऐसे नहीं होता है। भामिनी रंजितोपि, भामिनी मतलब होता है स्त्रियों को लुभाते हुए। जैसे मान लो होटल में बैठा हुआ है, वह रेस्टोरेंट में, होटल खराब लगता है, या सड़क से चल रहा है और सामने से अप्सराएं आ रही हैं, तो वो व्यक्ति ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे करके निकल जाएगा धीरे से। तो इतना तगड़ा फल कहा गया तृतीय भाव का। हमारा था ना, इसलिए इन्होंने सोच समझ के लिखा है। तो भावनियों को लुभाते हुए तपस्वी होता है, मुंह फेर लेता है देख करके, इतना तगड़ा तपस्वी होता है। बिल्कुल सारे चमत्कार चिंतामणि के हैं। भामिनी रंजितोपि क्रियन चिंतयेत साहसम तस्य कर्म। कहते हैं इनके साहस और क्रिया पर तनिक भी चिंतन नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं कर सकते, ये हमेशा सही होते हैं। लेकिन केवल चंद्रमा कैरेक्टर निर्धारित नहीं करता है, और भी बहुत सारे ग्रह और भी उनको भी देखना चाहिए। आज खुश कर दिया गुरु जी आपने। आज तक खुश है वो। गुरु बैठे हैं, लिख लिए, आगे बढ़े। मनीष जी, विशेष शर्मा, लवकुश, आगे बढ़ा जाए। चतुर्थ भाव के चंद्रमा, ओ दियो भैया, चार्जर दियो। कर दीजिए हमारा। ओके, नहीं कर ये वाला चार्जर कह रहे हैं। मिशन सक्सेसफुल। अब बस चौथा हो पाएगा गुरु जी। तृतीय के चंद्रमा निर्दयी होता है, ये सब नहीं हम बताएंगे भैया। लेकिन हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा 9 में बैठा है। मेरा दशम में बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा तो हो गया। चौथा तेरे कहाँ? चतुर्थ भाव, चंद्रमा हो तो
जातक को सरकार से लाभ मिलता है। सरकार से लाभ मिलना मतलब होता है, आवश्यक नहीं है कि नौकरी ही हो, मंत्री भी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। और अन्य प्रकार से फंड वंड से मिल सकता है, ठेकेदार हो सकता है, किसी भी तरीके से मिल सकता है सरकार से लाभ। निपद्वारि सर्वाधिकारी शरैव वयस्यादि में कहते हैं जीवन के प्रारंभ में उस प्रकार का सुख नहीं मिलता जीवन का उत्तरार्ध मतलब आधा के बाद में उत्तरार्ध में सभी प्रकार का सुख शांति प्राप्त होती है। बस यही ध्यान रखना। लेकिन हाँ क्षीण हो तो तुम फिर मेरे पंचम भाव में बैठे हैं सूर्य, जीवन में सूर्य की बातें नहीं हो रही है, चंद्रमा सुख की कमी होती है। सुख की तो कमी अवश्य होगा। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा क्षीण होकर के स्थित हो तो अगर चंद्रमा क्षीण होकर के स्थित होंगे तो गुरुजी अगर इसमें कैसे पता लगेगा क्षीण कैसे है चतुर्थ भाव में? वही दो भाव आगे, दो भाव सूर्य आगे, बैठे ऐसे हुए इसमें भी ऐसे? सेम सेम, अच्छा ऐसे। चंद्रमा क्षीण का मतलब वही है, सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य के आगे पीछे बैठे। कहीं पे भी बैठे हो, बस आगे पीछे सूर्य और उसके साथ सूर्य बैठा हो तो चाहिए। हाँ लिख लिए। चतुर्थ भाव के चंद्रमा दिस इज नॉट गुड बट गुड। अगर क्षीण है तो खराब नहीं है, खराब है, और क्षीण नहीं है तो बहुत बढ़िया है। चतुर्थ भाव के चंद्रमा सरकारी नौकरी के योग जब पढ़ेंगे ना आप लोग, माला माल उसमें आएंगे ये चंद्रमा, माला माल कर देते हैं। तगड़ा देता है लाभ। एक ऐसा बुध ग्रह है जो कि किसी भाव में अशुभ फल नहीं देते हैं। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव सब में वो राजे योग देते हैं बुध। बुध के साथ राहु है। अब बुध के साथ राहु तो लुल्ल कर देगा ना उसको, खत्म कर देगा। सूर्य हो गुरुजी। सूर्य सूर्य खराब नहीं होता बुध के साथ। आया। सूर्य आया। किसी भी राशि में हो चंद्रमा बस क्षीण नहीं होना चाहिए मनीष जी। बिल्कुल अच्छे फल देंगे अमन जी, लेकिन क्षीण अगर हो जाएंगे चंद्रमा तो ये शुभ ग्रह की गिनती में नहीं आते, फिर पाप ग्रह की गिनती में आ जाएंगे ना, इसलिए अशुभ फल देते हैं। अब इतना ही रखते हैं क्योंकि कई लोग जाना प्रारंभ कर दिए, उनका छूट छाट जाएगा, ठीक नहीं है। तो आज का विषय यहीं पर क्लोज करते हैं। चतुर्थ भाव के चंद्रमा का फल हुआ आपका। अगली कक्षा में आगे के भावों का फल हो जाएगा, जो विषय बाकी रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि 1 सितंबर से ज्योतिष का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रारंभ से ज्योतिष अध्ययन कराएंगे। 18 अगस्त से अभी निर्धारित किया गया है, 18 अगस्त से सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कर्मकांड विषय अध्ययन कराएंगे। और जल्दी ही नक्षत्र का विषय प्रारंभ होने वाला है। नक्षत्र वही कर सकते हैं जो एडवांस क्लास करना चाहते हैं, वो एडवांस का विषय है। जो अध्ययन कर रखे हैं वो पहले, उनके लिए वो नक्षत्र का विषय है अध्ययन करने। तो आप लोगों को समय समय पे बताते रहेंगे, यदि कोई अध्ययन करना चाहते हो तो उन्हें बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने तो अध्ययन कर ही लिया है, आप लोग तो विद्वान आदमी। चलिए आज के लिए इतना ही।
पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जय हो। कर दो बंद कर दो।